आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा कॉस्ट, और स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा रिटर्न। ओके, तो कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें स्टेक होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, कहाँ कहाँ पर कंपनी का हम देखेंगे। वैसे तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकालनी है, बट स्टेक होल्डर का रिटर्न जो होता है वो ही कंपनी की कॉस्ट बनता है। ठीक है, तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आपके एफएम में पूछते हैं, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंस और फैक्टर फीचर्स ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्यों इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंस कैसे रेज करना है कंपनी को, हाउ रेज द फाइनेंस, कंपनी फाइनेंस कैसे रेज करेगी, उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हो कंपनी के पास में। पहला ऑप्शन है कंपनी के पास में या तो वो डिबेंचर इशू कर सकती है, जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है, डिबेंचर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स की यूज कर सकते हैं फाइनेंस के लिए, और फाइनली इक्विटी। इन सबको रेज करने के लिए, इन सबसे फाइनेंस रेज करने के लिए कंपनी की क्या क्या कॉस्ट लगने वाली है, दैट विल बी कैलकुलेटेड इन दिस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले अच्छा क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सप्लाई और डिमांड किस फाइनेंस की ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस क्या है, रिस्क और रिटर्न कितना होने वाला है इन सब में, और इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट्स भी इम्पॉर्टेंट होती है जब हम इनमें से किसी भी सोर्स से फाइनेंस रेज करेंगे। तो क्या सोच रहने वाली है उसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं डिबेंचर। ओके, डिबेंचर की अगर हम बात करें तो डिबेंचर का फॉर्मूला रहेगा KD इज इक्वल टू, अच्छा डिबेंचर में सबसे पहले तो टैक्स शील्ड मिलने वाली है। टैक्स शील्ड क्यों मिलने वाली है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है उसको डिडक्ट करने के बाद में ही क्या होगा, टैक्स पे करना है कंपनी को। तो इंटरेस्ट हमेशा 1t रहेगा। जब हम हमारी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो आफ्टर टैक्स कंसिडर करेंगे हम। ओके, क्योंकि टैक्स हमारा एक तरह से बच रहा है अगर हमने डिबेंचर्स इशू किए तो, राइट। तो KD में फॉर्मूला हो गया हमारे पास में 1/NP 1t, सॉरी I/NP 1t। I is interest, NP is net proceeds 1t। ओके, नेक्स्ट डिबेंचर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, डिबेंचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इररिडीमेबल और रिडीमेबल। इररिडीमेबल तो बहुत रेयरली केस में देखे जाएंगे, बट हम उसकी कॉस्टिंग निकालना सीखेंगे। और एक हो जाते हैं रेडीमेबल डिबेंचर्स। रेडीमेबल डिबेंचर्स जो है उनकी कॉस्ट 2 टाइप से निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है डिबेंचर्स में इररिडीमेबल और रेडीमेबल। ओके, इररिडीमेबल क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। KD इज इक्वल टू I1t अपॉन NP। NP इज बेसिकली करंट मार्केट प्राइस। ओके, CMP में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट करंट मार्केट प्राइस है तो NP हो गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इंटरेस्ट निकालना है चाहे NP निकालना है, सब कुछ किस पे निकालना है, फेस वैल्यू। अगर 10 है तो 10 फेस वैल्यू कंसिडर करनी है, अगर 100 है तो 100 फेस वैल्यू कंसिडर करनी है। ओके, मतलब जो अमाउंट ऑफ डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर है, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है टोटल। यहाँ पर हम फेस वैल्यू पे निकालने वाले हैं इंटरेस्ट। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है 12% के इररिडीमेबल, एग्जैक्टली लिखा हुआ आएगा इररिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। ठीक है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स अगर हैं उनकी प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं 103 रुपये। अभी मुझे बताओ प्रीमियम का रिडीम्शन के टाइम पर अगर प्रीमियम में कोई यहाँ पर इररिडीमेबल डिबेंचर्स में कोई कंसिडरेशन होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो इररिडीमेबल है। अब वो प्रीमियम रिडीम हो उसका कोई लेना देना अभी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रीमियम वाला पॉइंट हमारे लिए इतना रेलेवेंट अभी
CMP इसकी जो दे रखी है वो दे रखी है 94, ठीक है, और टैक्स दे रखा है 35%। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 12 डिवाइड बाई 94 1 लेस टी, कितना हो जाता है अमाउंट अपने पास में 8.30% का रेट आ रहा है। अभी मुझे बताओ इस डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट 12% था ना, और इसका जो कॉस्ट है वो 8.30% पड़ रहा है। तो डिसीजन के हिसाब से अगर कंपनी चाहे तो वो फाइनेंस के लिए डिबेंचर को यूज़ कर सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट 12% है जबकि उसका कॉस्टिंग कम आ रहा है 8.30%। यार अगर ये ज़्यादा आ जाता तो इस सोर्स को हम कंसीडर एक बार के लिए नहीं करते फिर फाइनेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्या, इरेडीमेबल की बात मैंने बता दी। अब हम बताते हैं रेडीमेबल की बात। ठीक है, रेडीमेबल के लिए क्या करना है, फॉर्मूले में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा ना बहुत सारा चेंज करेंगे उसमें रेडीमेबल के लिए। जनरली क्वेश्चन उसी का ही पूछा जाएगा। लाइफ में भी रेडीमेबल डिबेंचर्स ही इशू किए जाते हैं, इधर ऑफ 5 ईयर्स और ऑफ 10 ईयर्स और ऑफ 15 ईयर्स। और डिबेंचर जो इशू होंगे वो कुछ टाइम बाद में तो उनको रीपे करना ही होगा। ओके, दैट इज द रेडीमेबल डिबेंचर्स के लिए फॉर्मूला क्या रहता है अपना, I1 लेस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N डिवाइड बाई RV प्लस NP अपॉन 2। इंटरेस्ट हमेशा टैक्स के बाद का कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे हमें टैक्स सेविंग होती है। ठीक है, इंटरेस्ट पे टैक्स शेयर मिलती है। अगर ये प्रेफरेंस शेयर होता तो फॉर्मूला सेम रहता, यहाँ पर डिविडेंड आ जाता, टैक्स को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो आफ्टर टैक्स रीपे होता है, राइट। अब हम आरवी की बात करें तो ये हो गया रीपेमेंट का अमाउंट, यानी रिडेम्पशन के टाइम पे जितना अमाउंट पे करना है आपको निकलेगा ये फेस वैल्यू पर ही। ठीक है, एनपी हो गया अपने पास सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, रीपेमेंट कितने में करना है, अभी की प्राइस कितनी है उसको लेस कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हम कर लेंगे। ठीक है, मतलब कितने टाइम के लिए वो इश्यू हुए हैं। आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 यानी इसको एवरेज आउट से डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है, इसका एवरेज क्यों ले लें। किसी क्लास में बच्चे हैं, किसी की हाइट 5 है, किसी की हाइट 12 है और किसी की हाइट 3 है, 4 है, 5 है। हम एवरेज करेंगे ना सारे बच्चों का तो पता चलेगा कि एवरेज कितनी हाइट है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमें क्या करना है, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 को एवरेज आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कुछ बातें जैसे कहाँ पर नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल वेयर आरवी और एनपी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर डिबेंचर रिडीम ही थोड़े अमाउंट में हो रहा है ना, ग्रेजुअली रिडीम हो रहा है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा के IRR वाले वैल्यू को यूज़ करेंगे। ठीक है, IRR क्या होता है वो अभी मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर इस फॉर्मूले को लगाया, क्वेश्चन देख लो, 10% की डिबेंचर है। ठीक है, पार वैल्यू कितनी है उनकी 100, 10,000 डिबेंचर है। मैंने आपको बोला यहाँ पर अभी नंबर की ज़्यादा अपने को इम्पोर्टेंस नहीं है। 2023 में आए थे, 2028 में रीडिंग हुआ, मतलब 5 साल की बात है। और इनका 10% का इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें टैक्स कितना है, टैक्स 35% है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 1 लेस 0.35 प्लस 100 अपने पास में क्या है, अच्छा वो रिडीम पार पे हो रहे हैं, रिडेम्पशन उनका पार पर है, रिडेम्पशन एट पार। ठीक है, तो 100 हो गई वो वैल्यू। अभी की जो मार्केट प्राइस है वो बता रखी इन्होंने, कितनी बताई है, 10% प्रीमियम पर चल रहे हैं वो भी, तो ये 110 हो गई प्राइस, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 5, 2023 से 28 तक, डिवाइड बाई 110 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पर आपके पास में रेट आ जाएगी कुछ 4.28%। ओके, ये जो होती है वो अप्रोक्सीमेट अमाउंट होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। IRR से हम जो निकालेंगे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड होगा। ठीक है, तो IRR मेथड भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है हमसे। उसमें क्या होगा, सब इसको हम एक यील्ड मेथड नाम देते हैं, मैं IRR मेथड बोल रही हूँ,